जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। यह टॉपिक है भारत में नगरीकरण की समस्या या प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो देखिए, सबसे पहले यह समझिए कि नगर किसको कहते हैं। जब किसी भी क्षेत्र में जो देखते हैं कोई यूनिट है, वहां पे जो रहने वाले जो लोग होते हैं, उस क्षेत्र में जितने लोग निवास कर रहे हैं, उसमें जो कार्यशील पुरुष जनसंख्या होता है उसका 75% या उससे अधिक जो होगा लोग जो प्राथमिक क्रियाकलाप को छोड़कर अन्य क्रियाकलापों में जब संलिप्त होते हैं, तो वैसे क्षेत्र को नगर की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए दूसरे जो कि भौतिक विकास। नगर क्या है? भौतिक विकास और सांस्कृतिक प्रगति का सूचक होता है। किसी भी क्षेत्र का जो भौतिक विकास और सांस्कृतिक प्रगति का सूचक होता है। नगरीकरण के अंतर्गत वैसे परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है जो कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में जब परिवर्तन होती है और ग्रामीण अनुकूल समाज में परिवर्तन हो रहा प्रतिकूल महानगरीय समाज में परिवर्तित होने से उत्पन्न समाज के रूप में ग्रामीण जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या में जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, वह सभी प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो नगरीय क्षेत्र के चारों तरफ जनसंख्या प्रवास करती है, यानी ग्रामीण क्षेत्र जो होती है उससे नगरीय क्षेत्र में जो होता है चारों तरफ जनसंख्या प्रवास कर नगरों में ग्रामीण जनसंख्या के तुलना में तीव्र गति से वृद्धि होती है। जैसे देख रहे हैं भारतीय नगर में, तो भारतीय नगर की यह खासियत है कि ग्रामीण जनसंख्या के तुलना में नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहां ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग प्रवास कर नगरीय क्षेत्र में बसना प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण नगर में जनसंख्या की वृद्धि तेजी से होती है। यह जैविक वृद्धि नहीं है। नगर की जो इतनी तीव्र जनसंख्या वृद्धि देखते हैं, यह जैविक वृद्धि नहीं है, यह प्रवास के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई है। नगरीय यह दो मुख्य बात पर निर्भर करता है। नगरीकरण जो होता है वह मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। प्रथम यह है कि नगरीय बस्तियों में निवास करने वाले जो लोगों की संख्या में वृद्धि होती है, यानी नगरीय बस्तियों में निवास करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती है। दूसरा है गैर कृषि व्यवसायों में संलिप्त लोगों की संख्या में वृद्धि होती है। यानी नगर क्या है? गैर कृषि कार्य में जो संलिप्त लोग जो होते हैं वह नगर में देखने के लिए मिलते हैं, यानी नगर में कृषि कोई महत्व नहीं रखता है। तो चलिए आगे देखिए। अब यहां देखिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो देखते हैं नगरीकरण में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के बाद अगर इसको चलते हैं तो देखते हैं कि 1901 यानी भारत में जो 1901 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार 2.59 करोड़ लोग नगर में निवास करते थे 1901 में। यह आगे बढ़ते बढ़ते 2011 में जो लेटेस्ट जनगणना 2011 देखते हैं, तो उस जनगणना के अनुसार भारत में जो देख रहे हैं कि 31.16% जो कि 37.71 करोड़ लोग जो है कि नगर में निवास करते हैं। मात्र 110 वर्ष में जो देखते हैं भारत में नगरीय जनसंख्या के वृद्धि जो है 15 गुना हो गई है। और 2011 के अनुसार जो दशकीय वृद्धि जो दर्ज की गई है वह 31.23%, यानी दशकीय वृद्धि जो है भारतीय नगर की जो है कि 31.2% है। विश्व पटल पर भारत का स्थान नगरीकृत वाले देशों की श्रेणी में आते हैं, यानी कम नगरीकृत वाली देश की जो देखते हैं उसकी श्रेणी में भारत आती है। अब देखिए भारतीय नगर की जो कुछ भिन्नताएं हैं, तो पहले उस नगरीकरण की जो भिन्नताएं हैं भारत में उसको आप समझिए। तो पहला क्या है कि शहरी क्षेत्र जो होता है आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध होता है, जिसको इंजन यानी आर्थिक समृद्धि का शहर जो होता है आर्थिक समृद्धि का इंजन माना जाता है। भारत में नगरीकरण की राष्ट्रीय औसत जो देखते हैं तुलनात्मक व्यापक भिन्नताएं पाई जाती है। यानी भारत में जितने भी राज्य जो देख रहे हैं
तो यह 28 राज्य जो आप देख रहे हैं, 28 राज्य को अगर आप उठाते हैं तो उसमें नगरीकरण में भिन्नताएं पाई जाती है। कहीं नगरीकरण अपनी चरम सीमा पे है तो कहीं नगरीकरण अपनी प्राथमिक स्टेज में है। तो इसी तरीका से देखिए कि भारत का एक छोटा सा राज्य जो देखते हैं गोवा, गोवा जो है भारत में नगरीकृत के दृष्टिकोण से जो देखते हैं कि 62.17% वाला राज्य है, यानी भारत में सबसे अधिक नगरीकृत जो है कि गोवा में देखा जाता है। गोवा में नगरीकृत सबसे अधिक, जबकि हिमाचल प्रदेश जो है कि सबसे न्यूनतम नगरीकृत वाला देश राज्य है, जिसमें 10.04% है। अब इसको समझिए कि भारत में गोवा में सबसे अधिक नगरीकृत का मुख्य कारण क्या है कि भारत का जिस जिस क्षेत्रों में अंग्रेज का प्रभाव रहा है, पुर्तगालियों का प्रभाव रहा है डायरेक्ट, वह क्षेत्र में जो है नगरीकृत जो है तेजी से हुई है। तो गोवा जो देखते हैं कि एक लंबा समय तक पुर्तगालियों के अधीन था और वहां की कल्चर जो सोसाइटी देखेगी कि वह जो है कि नागरिक जो अंग्रेज को देखते हैं या पुर्तगालियों को देखते हैं, तो यह सभी चाहे स्पेनिश है तो यह सभी नगरीकृत वाला जो है कि का कल्चर था, जिसके कारण गोवा में तेजी से नगरीकृत हुआ है। गोवा के कुल जनसंख्या का देख रहे हैं कि 62.17% जो है कि जो नगर में निवास करता है, जो भारत के अन्य राज्यों के तुलना में सबसे अधिक है प्रतिशत में। अब चलिए इसको देखिए, कुछ राज्य में जो शीर्ष 5 राज्य है तो उसके बारे में यहाँ लिखा बताया गया है जो देख रहे हैं पीपीटी पे। तो देखिए कि प्रथम राज्य जो है गोवा, तो गोवा को तो आपको पहले ही बता चुके हैं 62.2% जो वहां के कुल निवासी है वह शहर में निवास करते हैं। दूसरा स्थान नॉर्थ ईस्ट का रीजन का है जो मिजोरम है। मिजोरम में भी देखते हैं कि वहां की जो है कि जनसंख्या में क्रिश्चियनिटी का बोलबाला है, तो क्रिश्चियनिटी का बोलबाला होने के कारण वहां देखिए कि वहां भी नगरीकरण तीव्र गति से हुई है। जो देख रहे हैं कि मिजोरम में जो है कि 52.1% लोग यानी 50% से अधिक लोग जो है कि नगर में निवास करते हैं। तीसरा स्थान जो है साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु का देखते हैं, तमिलनाडु का 48.4% लोग जो है कि आपको नगर में निवास करते हैं। उसके बाद जो है कि केरला है, केरला का 47.7% निवासी जो है कि शहर में निवास करता है। इस प्रकार महाराष्ट्र देखिए कि 45.2% लोग जो है महाराष्ट्र के वह शहर में निवास करता है। तो आपने टॉप 5 स्टेट को देखे कि शहर में निवास करने वाले, तो बहुत सारे एग्जाम में इससे संबंधित इसी प्रकार से अरेंज करने के लिए अगर नगरीकरण में रहेगी तो आप देख लीजिए। और यह डाटा जो है कि लेटेस्ट जनगणना 2011 के अनुसार है, क्योंकि 21 में तो आपकी जनगणना हुई नहीं, इसलिए आपका आधार जो होगा वह 2011 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अब आगे केंद्र शासित प्रदेश है, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश को देखिए। इस पीपीटी पे देख रहे हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें नगरीकरण जो है नगरीय जनसंख्या जो निवास करती है, तो टॉप में देखते हैं कि दिल्ली, यानी सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जो है कि दिल्ली है, जिसमें 97.5% लोग जो है नगर में निवास करते हैं दिल्ली में। दूसरा जो है चंडीगढ़, जहां 97.3% लोग जो है कि आपको नगर में निवास करते हैं चंडीगढ़ के कुल जनसंख्या का। तीसरा जो है लक्षद्वीप है, तो देख रहे हैं कि 78.1% जो है कि आपको यहां लक्षद्वीप का जो जनसंख्या है वह नगर में निवास करते हैं 78.1%। दमन और द्वीप जो देख रहे हैं वहां भी 75.2% लोग जो है नगर में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, अगर ऑब्जेक्टिव में दोनों मिला दे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला देता है, तो देखिए कि इसमें सबसे टॉप में जो है प्रतिशत में देते हैं, तो दिल्ली में जो है कि नगरीकरण जो है नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले सबसे अधिक जनसंख्या जो नगरीय प्रतिशत जो देखते हैं, यानी 97.5% है। तो इस प्रकार से आपने देखा, तो दोनों को अगर मिक्स करें तो भी आप निकाल सकते हैं, सिंगल करें तो भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कि अगला जो है कि जनसंख्या के आधार पे, आपने अभी प्रतिशत में देखा था, अब जो है कि शीर्ष 5 राज्य जो है वहां के कितने लोग जो है नगर में निवास करते हैं। तो देखिए कि यहां प्रथम जो है कि वह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का जो है कि 5,08,18,000
259 लोग जो है नगर में निवास करते हैं। दूसरा उत्तर प्रदेश का स्थान आता है जो 4,44,95,63 लोग जो होता है कि उत्तर प्रदेश के नगर में निवास करते हैं। तीसरा स्थान तमिलनाडु का है जो 3,49,17,440 है। चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का आता है जो 2,90,93,002 व्यक्ति जो है कि शहर में निवास करता है। पांचवा आंध्र प्रदेश का है तो 2,82,19,075 व्यक्ति जो है कि नगर में निवास करता है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के तहत है। अब गौर कीजिए यहां पे समस्या कहां पे होती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। अभी परसेंटेज में जैसे ही आपने देखा तो परसेंटेज में आपको मिला कि सबसे टॉप में जो है गोवा है, लेकिन नंबर ऑफ संख्या में जब आए यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन में आए तो सबसे टॉप में महाराष्ट्र है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस आधार पे पूछ रहा है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के आधार पे पूछ रहा है या परसेंटेज के आधार पे पूछ रहा है। तो इसको बारीकी से बहुत सारे लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। चलिए आगे देखिए कि भारत के 10 राज्यों को जैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार तथा राजस्थान जो क्षेत्र देख रहे हैं देश का, तो यह 10 राज्य जो है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 75% लोग निवास करते हैं। यानी इसको कह सकते हैं कि 3/4 यानी 3/4 लोग यहां पे निवास करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हर 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति जो है कि प्रत्येक तीसरा व्यक्ति यानी 4 व्यक्ति में प्रत्येक 3 व्यक्ति जो देख रहे हैं कि यह 10 राज्यों में निवास करता है। इसी प्रकार देख रहे हैं कि भारत में ग्रामीण नगरीकरण जनसंख्या का स्थानांतरण का कारण जो नगरीकरण की प्रक्रिया पर अधिक बल दे रहा है। भारत में अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है कि युवाओं को रोजगार मिल नहीं पा रही है, जिसके कारण जो है नगरीकरण की प्रक्रियाओं पे अधिक बल दिया जा रहा है। आज नई नई नगरों की जो है उत्पत्ति हो रही है। जैसे आप जो देख रहे हैं वर्तमान समय में जो कभी कोई नाम भी नहीं थे, अब वह देखिए आईटी सेक्टर के तौर पे, मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे, नई नई इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पे, हॉलीवुड, बॉलीवुड। तो अभी अन्य राज्यों में जैसे अभी राज्यों में देखते हैं कि जो वहां का जो फिल्म सिटी है उसके तौर पे नई नई जो है पर्यटन के तौर पे इस प्रकार से देख रहे हैं कि नगरीकरण में जो है कि तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। और भारतीय नगर की जो सबसे बड़ा जो देख रहे हैं कि इसका मुख्य कि भारत में जो है कि पुश फैक्टर के कारण ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण काफी गांव से यानी पुश फैक्टर के कारण गांव से नगर के तरफ जनसंख्या का तेजी से स्थानांतरण हो रहा है, जबकि विकसित राज्यों में जो होता है यानी पुल फैक्टर के कारण जो होती है कि वह जनसंख्या का स्थानांतरण होता है ग्रामीण क्षेत्र से नगर के तरफ, जबकि भारत में पुश फैक्टर के कारण हो रही है। तो भारत में नगरीकरण में जो देख रहे हैं तेजी से वृद्धि जो है दर औद्योगिक विकास के कारण, यानी कि जो औद्योगिक विकास जो देख रहे हैं औद्योगिक विकास के अपेक्षा जो देख रहे हैं नगर में यानी भारत में जो औद्योगिक विकास हो रही है उसके अपेक्षा नगर के तरफ जो है जनसंख्या का स्थानांतरण तेजी से हो रही है, जिसके कारण नगर में भिन्न भिन्न समस्याओं की उत्पत्ति देखी हो रही है। इसके कारण नगरों का विकास भी देखते हैं। तो मेजर समस्या है कि नगरों की विकास जो है अनियोजित तरीका से हो जाने लगती है। नगरीय क्षेत्र में भिन्न भिन्न जो उसके सेंटर जो देखते हैं वहां भिन्न भिन्न समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसके अपेक्षा भारतीय नगरों को देखते हैं विकास में आकर्षण शक्ति यानी पुल फैक्टर की तुलना में यानी आकर्षण शक्ति की तुलना में विकर्षण शक्तियां यानी पुश फैक्टर अधिक प्रभावी रहा है। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता है भारतीय नगर में जो है क्या है पुल फैक्टर या पुश फैक्टर जो है भारतीय नगर को ग्रोथ में कार्य कर रही है। तो भारतीय नगर के ग्रोथ में जो है पुश फैक्टर कार्य कर रही है प्रभावी, जबकि विकसित देशों में जो है पुल फैक्टर कार्य करती है। यानी इसका मतलब यही हुआ कि नगर में जितने रोजगार उपलब्ध हो रही है उससे ज्यादा लोग जो है कि नगर के तरफ जो है आ जाते हैं। यह कारण क्या है पुश फैक्टर के कारण।
यानी कि नगर में रोजगार नहीं भी मिल पाती है तो भी क्या है, एक मतलब कि अच्छे तो भी नगर के तरफ ही मूव करते हैं, जो कि पुश फैक्टर। और पुल फैक्टर होती है कि नगर की जितनी जरूरत होती है उतने लोगों को गांव से नगर के तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे अभी कोई नए इंडस्ट्री अगर होगा, लगाते हैं, तो नया इंडस्ट्री जैसे ही स्थापित करेंगे उद्योग, तो वहां पे जो होगा कि पुल फैक्टर, यानी पुल फैक्टर कार्य करेगा, यानी उसके आकर्षण शक्ति वहां कार्य करेगी कि वहां पे रोजगार उपलब्ध हो रही है। लेकिन जैसे वहां पे अपने जो है कि वह चरम पे आएगी, तो अब वहां पे जो भिन्न भिन्न मतलब कि जो बहुत सारे लोग आने लगेंगे पुश फैक्टर के कारण। तो यह देखिए, तो भारतीय नगर में जो है नगरीकरण में जो भिन्न भिन्न समस्याएं हैं उसको देखिए, कौन कौन सी समस्या है पहले उसको देखिए। तो सबसे पहले जो देखिए कि यह है कि भारतीय नगर में स्थान की कमी। दूसरा है कि निवास के लिए मकानों की कमी, यानी जो लोग जा रहे हैं तो वहां रहने के लिए जो है कि मकान की भी कमी है। सामाजिक सुख सुविधा की कमी है। मलिन बस्तियों की वृद्धि देखी जा रही है, यानी भारतीय नगर में मलिन बस्तियों की वृद्धि हो रही है। प्रदूषण अपनी जो है कि स्तर, जो प्रदूषण का जो लेवल देखते हैं वह लेवल में वृद्धि हो रही है। परिवहन की समस्या, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स देखते हैं कि जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है। जलापूर्ति की समस्या देखी जाती है। तो यह महत्वपूर्ण समस्या देख रहे हैं। इसके अपेक्षा भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे अभी देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्या है, जैसे महिलाओं पे अत्याचार नगरों में जो है कि बहुत ज्यादा देखी जा रही है। और इसी प्रकार बहुत सारा जो देखते हैं कि लूट खसोट जो देखते हैं, चोरी का है। तो यह सभी जो है नगरीकरण जब हो रही है तो वहां पे यह सभी समस्या उत्पन्न होती है। अब देखिए कि कुछ इस समस्याओं पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए कि प्रथम जो है स्थान की कमी। जैसे देखते हैं गांव से शहर के तरफ लोग जाते हैं तो शहरी क्षेत्र में आवास जो है कि शहरी क्षेत्र में वृद्धि होती है जनसंख्या का, और आवासीय क्षेत्र सीमित रहता है, जिसके कारण वहां क्या होता है कि भौतिक और भौगोलिक दबाव के कारण जो स्थान की कमी हो रही थी, तो इस कमी के कारण जो है कि क्या है कि वहां पे जो लोग यत्र तत्र से एक ही कमरा में देखते हैं कि बहुत सारे 6, 7, 8 लोग जो है कि दरी बिछा के सो जाते हैं, जो कि यह जो है कि एक सभ्य समाज का प्रतीक नहीं है। अब बड़े बड़े नगर में जाइएगा तो देखिएगा छोटा छोटा कोठरी है, और वहां पे जो देख रहे हैं कि उसमें 6, 7 लोग जो है कि सो रहे हैं, रह रहे हैं, अपनी सारी एक्टिविटी जो है कि कर रहे हैं। तो यह सभी जो देख रहे हैं, एक ही कोठरी के रूम में जो है कि पूरे परिवार यानी माता पिता, हस्बैंड वाइफ, बच्चे सभी एक ही कोठरी के रूम में निवास करते हैं, जो कि बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करती है। तो इसका मुख्य कारण होता है जगह के अभाव के कारण। और यह जब भौगोलिक दबाव जब शहर के ऊपर बढ़ती है, तो इस समस्या के निदान के लिए लोग क्या करते हैं कि जो शहर के परिधि वाली जो क्षेत्र होती है, बाहरी क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहां नई नई कॉलोनियां बसाना स्थापित कर देते हैं, और उसके कारण खेतिहर भूमि पर भारी दबाव पड़ता है। यानी आस पास की नगर में जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, तो क्या है कि आस पास वाली जो परिधि वाली जो क्षेत्र है वहां की कृषि भूमि पे भारी दबाव पड़ता है, और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास बनाने के लिए उस भूमि पर अतिक्रमण प्रारंभ हो जाती है। यानी कृषि युक्त भूमि पे क्या होता है, अतिक्रमण प्रारंभ हो जाती है। तो यह आप देख रहे हैं कि यह भारतीय नगर की बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है। अब देखिए कि इस समस्या के समाधान आप कैसे कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि जो हम अभी क्षैतिज रूप में, यानी कि जो इस प्रकार से आवासीय क्षेत्र का जो विस्तार करते हैं, वह अब जो है कि क्या है कि समस्या के समाधान के लिए हॉरिजेंटल यानी ऊपर की तरफ, यानी बिल्डिंग की हाइट को ऊंचा किया जाता है। यानी अब जो देख रहे हैं टावर नुमा जो बिल्डिंग बन रही है, वह इसी समस्या के समाधान के लिए टावर नुमा बिल्डिंग शहरों में बनाई जा रही है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी देख रहे हैं, तो अब वहां पे क्या है कि टावर नुमा बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो यह आपने देखा कि यह भूमि की समस्या। दूसरा है कि निवास के लिए मकानों की कमी। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि निवास के लिए जो है मकानों की कमी है। यानी विकासशील देश की तुलना में देख रहे हैं, जो विकसित देश की तुलना में विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या का तीव्र वृद्धि हो रही है। यानी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो देखेंगे तो विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश जितने भी हैं, तो उसमें नगरीकरण में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे मकानों की कमी हो रही है।
एक अनुमान के अनुसार यह, यानी एक सर्वे जो अनुमान है उसके अनुसार यह बताई गई है कि भारतीय नगर में प्रति वर्ष 1.7 मिलियन मकानों की कमी हो रही है। यानी तेजी से जो जनसंख्या जो नगर की तरफ बढ़ रही है, जिसके कारण भारतीय नगर में जो है मकानों की इतनी तेजी से कमी हो रही है, जिसके कारण देखिएगा कि बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखिएगा कि कहीं चौराहा पे ही लोग दरी बिछाकर सो जाते हैं, तंबू तान कर ही अपना जो है कि परिवार के साथ जो गुजारा बसारा करते हैं, किसी पुल पुलिया के नीचे ही अपने आवास यानी कि अस्थायी जो है कि अतिक्रमण के तौर पे जो है कि यह जो बसा लेते हैं आवास जो। तो इस प्रकार से देखते हैं निवास युक्त जो है मकान की कमी के कारण यह सभी प्रॉब्लम्स जो देखने के लिए मिलती है। जो कचरा जो नदी के किनारे वाली जो एरिया रहते हैं या नाला के किनारे की जो होती है, वहां पे जो लोग है कि अपना जो है अस्थायी जो है अधिवास बना लेते हैं। तो यह आपको देखने के लिए मिलती है नगरीय अधिवास में कमी के कारण। और भारतीय नगर में तो खास करके जो है कि अधिवास की तो बहुत ही कमी हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र से नगर के तरफ जो तेजी से जो जनसंख्या का स्थानांतरण हो रही है, कभी रोजगार के लिए है, शिक्षा के लिए है, तो कोई सुरक्षा के लिए, तो कोई चिकित्सा के लिए, सभी चीज के लिए जो है नगर के तरफ ही लोगों को मूव करना पड़ता है, जिसके कारण यह जो है मकानों की अभाव देखी जाती है। तीसरा देखिए कि वह सामाजिक सुख सुविधाओं की कमी, यानी नगरीय क्षेत्र में जो है सामाजिक सुख सुविधाओं की कमी है। जैसे देखते हैं केंद्रीकरण के कारण नगरीय क्षेत्र जो होता है वह केंद्रीकरण होता है, यानी केंद्र में जो होती देखते हैं तो वहां पे जो है सामाजिक सुख सुविधा जैसे आवास, यानी नगर के केंद्र में देखते हैं आवास, बिजली, पानी, पीने का पानी, परिवहन, साफ सफाई का प्रबंध, गंदे पानी हटाने का प्रबंधन, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, उद्यान, खेल के मैदान तथा मनोरंजन, यह सभी सुख सुविधा जो होती है वह उतना मिल नहीं पाती है केंद्र में, क्योंकि केंद्र में जो है कि लोगों की दबाव इतना ज्यादा हो गई है, जिसके कारण देखिएगा कि वहां स्लम जैसी एरिया यानी कि मलिन बस्ती क्रिएट हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। तो यह सभी सुख सुविधा जैसे न उसको घूमने के लिए जैसे पार्क मिल पाता है, बच्चों के अच्छे शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों की कमी है। वहां जो होता है कि रोड पे देखते हैं कि ट्रैफिक जाम की समस्याएं अधिक झेलनी पड़ती है, अस्पताल अच्छे नहीं मिल पाते हैं, मनोरंजन की जितने भी सुविधाएं हैं वह सभी वहां पे उत्पत्ति। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यह सभी जो है कि वहां पे जो है केंद्र में, नगर के केंद्र जो होती है सेंटर में, वहां पे यह सब अभाव होती है, जो कि नगर की यह आधारभूत संरचना है और यह आधारभूत संरचना ही उसको उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो यह है आपकी सामाजिक सुख सुविधा में जैसे देखें कि यह कमी। मलिन बस्ती, तो मलिन बस्ती देखिए, यह मलिन बस्ती जो देखते हैं यह जो है निम्न स्तर की अस्थायी अधिवास होता है। जैसे आप देखते हैं किसी भी नगर में जब तेजी से जनसंख्या गांव से नगर की तरफ जब आती है तो उसमें जो होते हैं अधिकतर जो होते व्यक्ति होते हैं द्वितीयक क्रियाकलापों में संलिप्त होते हैं, और द्वितीयक क्रियाकलाप में संलिप्त जो व्यक्ति होते हैं उसका इनकम कम होता है, अन्यों के तुलना में उसकी इनकम कम होती है। तो वह व्यक्ति क्या है कि अपने कार्यस्थल के आसपास ही अपने अधिवास को खोजता है, और कार्यस्थल के पास जगह के अभाव के कारण वहां पे छोटे छोटे कोठरी नुमा आपको आवास मिलेगी, वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम देखिएगा कि सही नहीं होगी, अथवा उस एरिया में जो है कि सेवाएं जो होती है बुनियादी सेवाएं उसका अभाव होता है। इसके अपेक्षा देखते हैं कि वहां पे जो है कि झोपड़ी का विकास, जैसे आप देखिए कि वह तो अपने कार्यस्थल पे काम कर लिया, अब वहां से जो पुल पुलिया है उस पुल पुलिया के नीचे क्या करता है कि झोपड़नुमा बस्ती बसा लेती है। नदी के किनारे जो देखते हैं कि उस पे बस्ती बसा लेता है अतिक्रमण करके। आपको नाला के किनारे जो बदबूदार नाला जो देखते हैं जो प्रवाहित हो रही है उसके किनारे आपको नजर आएगी कि झोपड़ी बसा लेता है। इसके अपेक्षा देखते हैं कि जो सरकारी भूमि होती है चाहे सार्वजनिक भूमि होती है, उस सरकारी और सार्वजनिक भूमि पे भी जो है कि वो लोग अपनी बस्ती अधिवास बसा लेते हैं, और छोटे छोटे होते हैं ना, वहां पे किसी प्रकार के जो एक ही साथ बच्चे परिवार के पूरे सदस्य रहते हैं। तो यह चीज जो देखने के लिए आपको मिलता है। मलिन बस्ती ऐसी जब क्रिएट होती है तो मलिन बस्ती दुनिया जो एशिया का दूसरा लार्जेस्ट मलिन बस्ती जो है कि भारत में है, जो मुंबई का जो देखते हैं कि जो स्लम है यानी धारावी का जो स्लम देखते हैं, कभी यह एशिया का नंबर 1 हुआ करता था, आज एशिया का नंबर 1 कराची शहर में
पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का जो कराची शहर देखते हैं वहां की मलिन बस्ती है। तो अभी आपने देखा तो यह बहुत सारी है, रेलवे लाइन के ट्रैक के किनारे, रोड के किनारे, यह सभी के किनारे देखते हैं कि वहां बस्ती अधिवासी बसा लेता है। तो यही जो है कि मलिन बस्ती, जहां उसको कोई सुविधा सही से नहीं मिल पाती है। कारण क्या है कि उनको रोज उतना अधिक पैसा अर्निंग नहीं, मतलब उसको इतना अधिक कमाई नहीं होता है कि वह जो है कि नगर के दूसरे छोर से अपने कार्यस्थल पे आ सके, क्योंकि ट्रैफिक खर्च जो होती है यानी जो परिवहन खर्च, तो वह परिवहन खर्च को उठाने में वह व्यक्ति असमर्थ होता है, जिसके कारण वह नगर के केंद्र में ही जो है कि वहां बस जाता है। नगरीय केंद्र में देखिएगा कि वहां पे जो घर होता है उस घर में न सूरज का प्रकाश आ पाती है, न उससे जो है कि हवा सही से मिल पाती है। तो ऐसी बस्तियां भी जो क्रिएट होती है उसको स्लम ही कहा जाता है। तो आप पटना का ही जैसे महेंद्रू को देख सकते हैं, मुसल्लमपुर हाट के पास देखते हैं, इस प्रकार से वहां जो अनियोजित तरीका से जो बस गई है, तो यह सभी जो है कि स्लम के दायरा में ही, ना वहां पे ड्रेनेज पैटर्न सही है, ना वहां पीने के लिए शुद्ध सही से पानी मिल पाती है, सूरज की प्रकाश रूम तक नहीं आ पाती है, स्वच्छ हवा जो कहिए कि वह आपको सांस लेने के लिए नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है भारतीय नगरों में। तो अब देखिए जो प्रदूषण जो देख रहे हैं, अनियंत्रित तरीका से बसाव के कारण जो होता है कि नगरों में प्रदूषण भी तेजी से फैलता है। जैसे देखते हैं कि जहां उद्योग में कि वाहनों की संख्या यानी कि जो अनियंत्रित विकास के कारण जो देखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ट्रैफिक रूल जो देखते हैं सही से फॉलो नहीं होती है। तो ट्रैफिक रूल के कारण भी देखिएगा कि नगरीय क्षेत्र में जो गाड़ी अगर चल ही रही है इंजन, और वह क्या है कि ट्रैफिक यानी ट्रक पे रुकी हुई है ट्रैफिक जाम के कारण, तो उससे जो है धुआं निकलते रहती है, जो कि उसको पॉल्यूशन के स्तर को बढ़ा देती है। इसके अपेक्षा जो मलिन बस्ती में जो देखते हैं, जो वहां पे बहुत सारे जो लोग खाना उना बनाते हैं तो लकड़ी कोयला ये सब पे जो बनाते हैं, जिसके कारण वहां वायु पॉल्यूशन की भी जो स्तर में वृद्धि हो जाती है, पर्यावरण की गुणवत्ता में बहुत ह्रास होती है, गिरावट, वहां की जो है वायु, जल, ध्वनि, यह सभी में जो है अवशिष्ट पदार्थों का प्रदूषण का उत्पन्न होते रहता है। नगरीय वासियों को स्वस्थ पर और यह प्रदूषण जो है कि उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों पे जो है प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसके कारण वह बीमार हो जाते हैं। उनका जो है कि जीवन प्रत्याशा यानी आयु जो होती है अल्प आयु हो जाती है, यानी जो औसत आयु है उससे कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह जो है प्रदूषण स्तर के वृद्धि के लिए, जैसे आप चले जाइएगा भारतीय नगर में जहां सब्जी मंडी, तो सब्जी मंडी के पास देखिएगा वहां पे जो है कि कूड़ा का ढेर जो लगा हुआ आता है हरा सब्जी का, वहां पे अगर कुछ समय बाद अगर वही कूड़ा के, तो आपको देखिएगा कि 10 से 12 घंटा के बाद बदबू देने लगती है। इसके अपेक्षा भारतीय नगर में जो धार्मिक केंद्र खास करके हिंदू धर्म वाली जो देखते हैं, जहां पे शिव की मंदिर होती है, तो उस पे जो पानी और वह बेलपत्र फूल यह सभी जो चढ़ाई जाती है, तो वह सभी आपस में सर गल के जो केमिकल रिएक्शन होके जब देखिएगा तो वहां पे सावन के महीना में बहुत ज्यादा ही उससे बदबू देते रहती है। तो यह सभी देखते हैं कि क्या है कि यह नगर के इर्द गिर्द वाले क्षेत्रों में देखते हैं, इसके कारण वहां रहने वाले लोगों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यह प्रदूषण का असर जैसे देखें आपने, तो यह सभी जो है कि वहां पे है जो वृक्ष का अभाव, जैसे नगरीय क्षेत्र में भूमि का अभाव होने के कारण वहां वृक्ष भी नहीं मिलती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण का भी स्तर तेजी से देख रहे हैं। इसके अपेक्षा वहां पे जो है कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन का वर्क जो हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन के वर्क से जो धूल कण निकलती है, वह धूल कण भी जो है कि वहां के वायु में जो है कि बहुत तेजी से जो है कि दूषित करती है। ठोस पार्टिकल्स को उसमें घुला के उसमें तैरते रहती है, जो लोग सांस लेते हैं तो वह ठोस पार्टिकल्स जब उसके अंदर जाता है तो शरीर के पूरे तंत्र को ही वह प्रभावित कर देता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, और शहर से जो भी ठोस कचरा निकलती है, तो भारतीय नगर में जो देखने के लिए मिलता है कि वह कचरा का प्रबंधन भी, मैनेजमेंट भी यानी प्रबंधन सही से नहीं है, जिसका प्रतिकूल देखते हैं कि ठीक आवासीय क्षेत्र के बगल में ही उस कचरे को की ढेर लग जाता है। आप कोलकाता में देख सकते हैं सब्जी मंडी के पास, आप पटना में देख सकते हैं। आप तो देखिएगा कि पटना में जो NH जो है कि गांधी सेतु के नीचे से उतरिए और देखिए कि वहां जो है कि ठोस जो जितने भी कचरा है वह सभी वहां पे फेंक दी गई है और उसमें आग लगा दी जाती है और वह जलते रहता है, और उसका प्रभाव जो है कि वहां पे रहने वाले लोगों पे पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ड्रेनेज पैटर्न का सही नहीं होने के कारण नाला का पानी जो है कि सड़क के ऊपर निकलती रहती है, बदबूदार पानी।
तो यह सभी जो है प्रदूषण के स्तर को बढ़ाती है। इसका मुख्य कारण है कि जमीन के अभाव होने के कारण, वह सिस्टमैटिक नगर न बचने के कारण, अनियंत्रित यानी यत्र तत्र नगर बच जाने के कारण, कुछ मुख्य कारण यह भी है जो ड्रेनेज पैटर्न का वहां अभाव देखने का कारण है कि भारतीय नगर में जैसे देखते हैं कि जमीन का कीमत इतना अधिक हो गई है कि लोग जो है कि मास्टर प्लान को फॉलो करते ही नहीं है। मास्टर प्लान के फॉलो नहीं करने के कारण क्या है कि अपनी जितनी जमीन है पूरे को बाउंड्री करके अपने घर को खड़ा कर देते हैं। अब बगल वाले भी व्यक्ति वही करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक दूसरे के बीच में ना खिड़की रहेगी, और खिड़की नहीं होगी तो कैसे सूरज की प्रकाश वहां पहुंचेगी, हवा कैसे पहुंचेगी, फ्रेश हवा। अगर आप अपना जमीन को छोड़ के करते तो वहां छोटे छोटे प्लांट यानी बागवानी टाइप का भी लगा सकते थे, तो वह भी नहीं लगा पाते हैं। तो यह है मुख्य मेजर प्रॉब्लम, या जो देख रहे हैं प्रदूषण का असर बढ़ने के कारण जैसे देख रहे हैं। अब अगला देखिए कि वह जो है परिवहन की समस्या। भारतीय नगर में जो देखते हैं कि परिवहन की समस्याएं बहुत विकराल है। आज जो देख रहे हैं नगर में तेजी से जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां यातायात की संसाधन में भी वृद्धि हुई है, लेकिन उस सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम देखने के लिए मिलती है। परिवहन मार्ग में भीड़ भाड़ के कारण भारतीय नगरों की जो देखते हैं, जहां भी देखिए कि आपको ट्रैफिक जाम में आप फंसे रहे। पटना के अंदर चले गए, कोलकाता के अंदर चले जाइए, आप मुंबई दिल्ली जाइएगा तो वहां ट्रैफिक जाम में जो है कि आप एक लंबा समय तक फंसे रह जाते हैं, जिसके कारण आप अपने कार्यस्थल पे जो है कि समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। और जब ट्रैफिक जाम में आप फंसे रहिएगा तो आपके वाहन से जो दूषित निकलती है, यानी आपके वाहन से जो पेट्रोल और डीजल जो खपत होती है, उससे जो धुआं निकलती है, वह धुआं वहां के वातावरण में फैल जाती है, जिसके कारण क्या है कि वहां आस पास में रहने वाले के लोगों के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ती है। और ट्रैफिक जाम के कारण देखिए कि जहां देखते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे सड़क की लंबाई जो है, औसत लंबाई जो है कि 1284 किलोमीटर है। यानी 100 वर्ग किलोमीटर जब लेते हैं तो सड़कों की औसत लंबाई जो है 1284 किलोमीटर है। जिसमें देखते हैं कि चंडीगढ़ में देखिए तो चंडीगढ़ में यह लंबाई जो है 1260 किलोमीटर है, अहमदाबाद में 680 किलोमीटर है, मुंबई में आपको 380 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जो असमानताएं देखते हैं, यानी जो एरिया है उस पे जो है कि प्रत्येक जो सड़क की अभाव जो दिखती है, इसके कारण जो है कि आपको ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है। दूसरा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनकी आर्थिक इकोनॉमिक सुदृढ़ हो रहे हैं, वह व्यक्ति अपने कार्यस्थल पे जाने के लिए 4 व्हीलर का प्रयोग करते हैं, यानी निजी वाहन का करते हैं। और निजी वाहन की अधिक मतलब जो देखने के लिए सड़कों पे, जिसके कारण निजी वाहन के कारण भी ट्रैफिक जाम होती है। अगर जब देखते हैं कि एक बस के माध्यम से जाते तो एक बस पे जो लोग हैं कि वह 40 से 50 लोग जो है कार्यशील जो जनसंख्या जो है कि वह अपने कार्यस्थल पे जा सकते हैं, लेकिन 50 लोग के लिए यहाँ 50 निजी वाहन का उपयोग होती है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम जो है कि सबसे विकराल समस्या का मेजर कारण यह है। देखते हैं दिल्ली के अधिकांश, तो यह चीज आपको देखने के लिए मिला। अब देखिए कि क्या है कि अधिकांश सड़कों की जो क्षमता आवागमन का देखते हैं। अब एक मेजर समस्या आपको दिखाई पड़ती है जलापूर्ति की समस्या, यानी शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। और शुद्ध पेयजल की समस्या जो है कि भारतीय शहर में यह विकराल रूप ले चुका है। प्रत्येक व्यक्ति को जिस प्रकार से देखते हैं, जिस मतलब कि नल के माध्यम से जो मिलती है, तो नल की पाइप जो है फूटी हुई है, और उसी से जो है कि सीवेज का जो नाला जा रही है, दोनों का सीवेज का पानी भी उसी पाइप से आके, और जो पेयजल के रूप में लोग यूज करते हैं, वह पानी उसमें मिक्स होकर उसके गुणवत्ता को हरास कर देती है। प्रत्येक व्यक्ति को जितना पानी चाहिए पेयजल अपनी दैनिक एक्टिविटी के लिए, उतनी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। कारण है कि वहां पे, और दूसरे चीज देखते हैं कि पूरे शहर जो है कि कंक्रीट की जंगल में तब्दील हो गई है। कंक्रीट की जंगल में तब्दील होने के कारण उसका नीचे का वाटर लेवल में भी हरास हो गई है, जिसके कारण क्या है कि नदी का जो पानी होता है फिल्टर करके शहर तक पानी पहुंचाई जाती है। जैसे आप कोलकाता, मुंबई, पटना, दिल्ली,
यह सभी शहरों में जो देखते हैं जिस नदी के तट पे वह बसी हुई है, उस नदी से पानी को फिल्टर करके उस शहर में जो है कि पहुंचाई जाती है पेयजल के रूप में। अगर वह फिल्टर सही से नहीं हो पाती है तो उसकी पानी की गुणवत्ता जो है कि जो होनी चाहिए उसमें हरास रहते, उसमें कम होती है, जिसके कारण मानव के सेहत के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है। अभी जो देखते हैं कि नगर में जो देखते हैं एक समस्या तो यह भी है कि जो देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में जो है जितने घर औद्योगिक क्षेत्र और घरेलू जो क्षेत्र में जो जल की जरूरत है नगरीय क्षेत्र में उतनी जल की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो है कि जल फ्रेश न मिलने के कारण यह, और इसका एक मेजर कॉज यह भी है, अगर आप अपने मानसिक पटल को खोल कर देखते हैं तो भारत में या पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देखते हैं पानी का जो व्यवसायीकरण की गई है, पानी के व्यवसायीकरण के कारण ही एक साजिश के तहत सरकार जो है कि नगर में जो है कि शुद्ध पेयजल पहुंचाने के में अपने आप को असमर्थ घोषित कर देती है, मजबूरी में जो है, जिसके कारण जो है कि लोग जो है कि डिब्बा बंद पानी जो खरीद कर पीने का प्रयोग, तो यह जो है कि पानी का जो व्यवसायीकरण की गई है इसका प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ता है, जो इकोनॉमिकल रूप से दबे कुचले लोग हैं वह व्यक्ति जो है कि डब्बा बंद पानी को खरीद नहीं पाते हैं, और डब्बा बंद पानी को खरीद नहीं पाते हैं तो वही देखते हैं कि जो दूषित पानी होता है उसी पानी का सेवन करते हैं और अपने घरेलू उपयोग में ही जैसे प्रयोग करते हैं, पोखर का, तालाब का, यह सब पानी को। तो इसका मेजर कॉज यही है कि पानी का जो व्यवसायीकरण की गई है इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले जो पानी कर दी गई है, जबकि पानी जो लोगों का जो है कि एक मुख्य जरूरत में से एक है, तो यही मेन कारण है। अब देखिए कि इसके अपेक्षा भी आप जो देखते हैं कि शहर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो वह समस्या क्या है, जैसे देखते हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार। महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मुख्य कारण यह है कि शहरी क्षेत्र में जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर के तरफ आते हैं, तो शहर के तरफ आते हैं तो द्वितीय क्रियाकलाप वाले जो लोग होते हैं उसकी इनकम इतना अधिक नहीं होती है कि वह अपने परिवार को यानी अपनी फैमिली वाइफ को साथ लेकर आए। वाइफ को साथ लेकर आने में वह व्यक्ति असमर्थ होते हैं, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में जो है सेक्स रेशियो में जो होता है कि हरास उत्पन्न होती है, और सेक्स रेशियो में हरास के कारण जो है कि आपको महिलाओं पे जो सेक्सुअल जो देखते हैं अटैक जो होती है, इसका एक मेजर कॉज है। दूसरा कॉज है कि वहां पे जो देख रहे हैं कि आप दूसरा है कि वहां देखिए कि बच्चे का अभी जो देखिएगा कि बहुत सारे जो है कि आपको बच्चा का छोटे छोटे बच्चे का जो किडनैपिंग करके उसको जो है कि आपको बच्चे को बेचने का काम, महिलाओं को बेचने का काम, यह सभी जो है कि भारतीय शहरों में बहुत तेजी से देखा जाता है। इसका मुख्य कारण है सेक्स रेशियो की असमानता। इसके अपेक्षा देखते हैं कि वहां पे जो है कि आपको छोटे छोटे जो संवैधानिक तौर पे जो देखते हैं कि 14 साल से नीचे की उम्र वाले जो होते हैं कि उसको आप किसी भी वर्क में नहीं ले सकते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में जितने भी आपको होटल दिखेगी अथवा इंडस्ट्रियल रीजन में भी बहुत जगह दिख जाती है कि वहां जिस बच्चे को स्कूल में होनी चाहिए वह व्यक्ति अपने पेट भरने के लिए अथवा परिवार का पेट भरने के लिए 14 साल से नीचे के बच्चे भी आपको वहां दिख जाएंगे इंडस्ट्रियल रीजन में और कार्य करते हुए। इसके अपेक्षा जो है कि वहां पे जो देखिए नगरीय क्षेत्र में जो होते हैं कि अधिकतर लोग तो बाहरी आते हैं, अब वहां पे जो होता है कि बृहद पैमाने पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि वहां चोरी का, लूट का धंधा जो है एक व्यापार कह सकते हैं क्रिएट हो जाता है। यानी कि जो बड़े बड़े शहर में देखेंगे जो कि लूट चोरी यह भी एक व्यापार का रूप लेते जा रहा है। तो यह चीज जो आपको देखने के लिए मिल रहा है तो भारतीय नगर की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, और इसका मुख्य कारण है कि युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल पाती है, और शहरी क्षेत्र में तो वह आ गए, रोजगार नहीं मिला तो वह क्या करता है कि बैंक को लूटना, किसी व्यक्ति को लूटना, किसी के घर पे डाका डाल देना। तो ऐसी समस्याएं भी अभी तेजी से जो है कि शहरी क्षेत्र में देखी जा रही है। तो यह सभी समस्याएं हैं। अब चलिए एक मलिन बस्ती जो है कि मेजर समस्या होती है, तो मलिन बस्ती पे हम कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं।
यह निम्न स्तरीय का, मलिन बस्ती किसको कहते हैं, तो मलिन बस्ती उसको कहते हैं कि जो निम्न स्तरीय का जो अधिवासीय क्षेत्र होता है, जहां आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, जितने भी मूल सुविधा होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, वह उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो वैसे क्षेत्र को मलिन बस्ती कहते हैं। जैसे देखने के लिए मिलती है, इसका मुख्य कारण होता है ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण के कारण, जो बाहर से यानी गांव से नगर के तरफ जो लोग आते हैं, तो नगर में आने के बाद उनको रोजगार भी उस प्रकार से मिली और रहने के लिए घर नहीं मिला, तो वह क्या होता है कि वह जो है कि अधिवास का वैसे जो देखते हैं कि जो स्लम एरिया में जो जहाँ पे छोटे छोटे घर होता है, जहाँ पे न चलने के लिए जगह है, ना आपको दैनिक एक्टिविटी के जितने भी एक्टिविटी क्रियाकलाप है उसको करने के लिए वह जगह है, तो यह सभी जब देखते हैं कि ऐसी हो जाती है, तो उस स्थान को स्लम कहते हैं। जैसे कहते हैं वहां की वातावरण जो होते हैं मानव के प्रतिकूल होता है, और वहां जो अधिवास होता है वह अस्थायी आवास बनी होती है। वहां पे देखिएगा कि अधिकतर जो है कि अस्थायी अधिवास होती है, कुछ प्रशासन से मिलकर कुछ जो लोग है कि वहां अस्थायी अधिवास भी बना लेते हैं। वहां पे खास करके मलिन एरिया में जो बस्ती जो देखते हैं, वहां दिहाड़ी पे जो करने वाले मजदूर होते हैं अथवा छोटे तबके के जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग होते हैं, वही लोग उस क्षेत्र में निवास करते हैं। उस क्षेत्र में जो होता है कि वहां सामाजिक सांस्कृतिक जातीय विविधताएं होती है। मुख्य इसका कारक है आर्थिक, यानी कि जो देखते हैं कि, और खास करके इस क्षेत्र में आपको यह देखने के लिए मिल जाएगी कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो एरिया होता है, तो वहां पे सेक्स जो देखिएगा जो है कि लिंगा अनुपात बहुत ही असामान्य होती है। इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या नगण्य होती है, और इसके कारण आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि उस स्लम एरिया में जो आपको रेड लाइट इलाका जो देखते हैं कि उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि वहां पे जो है कि जिस्म फरोश की धंधा भी विकार मतलब कि एक अपना जो है कि रूप व्यापार के रूप में अपना एक रूप लेने लगता है, जिस्म फरोश की धंधा। और उसके कारण जो है कि बहुत सारी मासूम बच्चे को भी उसमें धकेल दी जाती है अलग अलग जगह से लेकर। तो यह चीज आपको जो स्लम एरिया में भारत के जितने भी स्लम देखे वहां पे आपको यह देखने के लिए मिल जाती है। कोलकाता में ही जैसे देख लीजिए कि जो आपको सोनागाछी हो चाहे कहीं भी जो आप जो है पुणे में देखिए, तो यह सभी एरिया जो स्लम का है, जहां की महिलाओं के ऊपर इस प्रकार से देखते हैं। मुख्य कारण है सेक्स रेशियो की असमानता के कारण। तो यह देखिए यहां पे जो होती है कि सामाजिक सांस्कृतिक जातीय विविधताएं तो होती है, परंतु आर्थिक रूप से सभी में जो है कि समानता होती है, और यह एक स्थान पे इकट्ठा हो जाते हैं। यद्यपि गैर सरकारी प्रयासों के द्वारा अभी वर्तमान में देखते हैं कि बहुत सारे जैसे सोशल वर्कर हैं, तो सोशल वर्कर के द्वारा इस मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके, उस क्षेत्र में जो देखते हैं कि रेड लाइट इलाका जो रही है उसमें सुधार हो, वह जिस्म फरोश की जो धंधा है वह बंद हो सके, तो इस पे बहुत सारे सोशल वर्कर जो है कि वह कार्य कर रहे हैं। उसके बच्चे को एक सही से शिक्षा मिल सके, इस पे भी सोशल वर्कर जो देखते हैं समाज के जो समाज सेवक लोग जो है कि कार्य कर रहे हैं कि कैसे उस मलिन बस्ती को जो है कि एक बेहतर वहां के लोगों को एक बेहतर वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए, उसको वहां के लोगों के बच्चे जो है उनको कैसे एक बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, उनके रोजगार के बारे में यानी उसको कैसे एक अच्छा बेहतर रोजगार उपलब्ध हो सके, तो यह सभी पे कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे देख रहे हैं, लेकिन सबसे मेजर कॉज है कि वहां जो है कि जो देख रहे हैं कार्यस्थल के पास ही जो केंद्र में ही देखते हैं कि स्लम होती है, क्रिएट रहती है। तो यहाँ पे देखिए जो कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वह द्वितीय क्रियाकलाप में से जुड़े हुए होते हैं, और द्वितीय क्रियाकलाप वाले लोगों की इनकम बहुत कम होती है, जिसके कारण वह लोग उसको अपने कार्यस्थल से दूर अपने अधिवास क्षेत्र को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण यह उतने तेजी से सफलता नहीं हो पा रही है। कारण है आप देखिएगा कि जैसे स्लम एरिया देखते हैं, तो उस स्लम एरिया में टर्टियरी, क्वार्टनरी और पंचम क्रियाकलाप में जो संलिप्त व्यक्ति होते हैं उनके आवास जो है उस क्षेत्र में नहीं मिलेगी। स्लम एरिया में जो आवास होती है वह द्वितीय क्रियाकलाप से जुड़े हुए लोगों का ही आवास देखने के लिए मिलती है अधिकतर। तो यह आपने देखा, इसका मुख्य कारण है कि क्या है, आर्थिक, यानी उतना अधिक इनकम ना होने के कारण वह व्यक्ति जो है कि उस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता है। अब देखिए कि बहुत सारी प्रोत्साहित की जा रही है सरकार के द्वारा भी और
राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा भी जैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री के माध्यम से आवास योजना, राज्य के द्वारा जो है आवास योजना, और इसके माध्यम से प्रयास किया जाता है कि स्लम एरिया में रहने वाले यानी जो आवास विहीन जो लोग हैं उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाए। लेकिन उस क्षेत्र में भूमि का अभाव होने के कारण उन्हें जो है कि दूसरे क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराई जाती है, जो कि उस आवास को यह स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके आने और जाने में ही जो है कि जो इनकम होगी वह जो है कि परिवहन में ही उसकी एक बड़ा सा राशि खर्च हो जाएगी, जिसके कारण वह व्यक्ति वह स्लम एरिया में रहना ही पसंद करता है। तो यह चीज देख रहे हैं, भारतीय नगरों की सबसे बड़ी समस्या, गंभीर समस्या है कि देश में जो देखते हैं कि भारत में देश के जो 33% जो नगरीय क्षेत्र की जो 33% जनसंख्या है वह स्लम एरिया में निवास करता है, स्लम क्षेत्र में निवास करता है, जो देश के कुल जनसंख्या का 8% है। 8% का मतलब यह हुआ कि लगभग 10 करोड़ लोग स्लम क्षेत्र में निवास यानी कि स्लम क्षेत्र में जो है कि मलिन बस्ती में जो है कि रहने के लिए मजबूर है। यह देख रहे हैं तो यह मुख्य है। अब मुंबई का देखिए कि जो एशिया का दूसरा लार्जेस्ट स्लम एरिया जो है वह दक्षिणी मुंबई का धारावी क्षेत्र जो है, जो दुनिया का सब दूसरा मतलब एशिया का दूसरा बड़ा स्लम एरिया है, जिस पे आपने देखा यह फिल्म भी बनी थी। जिस समय वह फिल्म बना था स्लम डॉग, उस समय यह एशिया का नंबर 1 स्लम एरिया था। लेकिन उसका कुछ प्रभाव जो पड़ा कि आज उसमें हरास देखने के लिए मिला। आज जो है एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम है वह पाकिस्तान के कराची शहर के ओरेंगी जो है मलिन बस्ती है। तो यह देख रहे हैं कोलकाता के पास जो देखते हैं कोलकाता का हट जो है बड़ा बाजार है, बड़ा बाजार के समीप भी जो है कि आपको स्लम दिखेगी। उसी प्रकार चेन्नई में देखते हैं कि माउंट रोड के उत्तरी भाग में तथा पटना के सब्जी मंडी के पास मलिन बस्ती दिखती है। अभी जो नई जो शहर बता रही है तो आपको वहां नाला के देखते हैं कि पाटलिपुत्रा वाले एरिया में भी जो देखते हैं कि जो नाला है उस नाला के ऊपर भी देखिए कि जो है बहुत सारे जो गरीब तबके के जो लोग हैं कि वह अपना अस्थायी अधिवास बसाकर उस नाला के ठीक ऊपरी पार्ट में जो ढालान जो देखते हैं नाला का, वहां पे अपना अधिवास बनाकर रह रहा है अस्थायी जो स्लम यानी कि जो है कि वह जो स्लम ही है यानी मलिन बस्ती है। तो यह देख रहे हैं बस्तियां और स्लम जो देखते हैं कि यह बसी हुई जो सार्वजनिक स्थानों पे अस्थायी बस्ती होती है, खास करके यह गैर कानूनी होता है। अब मलिन बस्ती में जो लोग होता है जो आवास, उसको कहते हैं स्क्वाटर सेटलमेंट या पिवमेंट सेटलमेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछती है कि स्लम एरिया में जो सेटलमेंट है उसको क्या कहते हैं, तो पिवमेंट सेटलमेंट या स्क्वाटर सेटलमेंट। और वहां रहने वाले लोगों को कहा जाता है फ्लोटिंग पॉपुलेशन, यानी स्लम एरिया में जो लोग निवास करते हैं उसको फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए कि यह पूछता है क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में, तो ध्यान रखिएगा फ्लोटिंग पॉपुलेशन जैसे कहे तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं। स्लम एरिया में निवास करने वाले लोगों को फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं। जो अस्थायी निवासी होता है, अस्थायी निवास स्थान पे ही होता है, निवासी होता है वहां पे। अब मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिंक को अपने मित्रों में शेयर कीजिए, जिससे मेरे हौसला बढ़ेगा तो हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू मित्रों।